हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक बिंदा कहानी को हम आधा पिछली बार पढ़ चुके हैं लास्ट मीटिंग में। बिंदा एक कहानी है एक लड़की की जिसकी असली माँ मर चुकी है और उसकी जगह पर उसकी सौतेली माँ आ चुकी है। और वो सौतेली माँ क्या करती है, सारा दिन बिंदा से काम करवाती है और बदले में क्या मिलती है बिंदा को, गालियाँ, मार और न जाने कितनी ही पीड़ा जिसका कोई अंत नहीं हो। तो आधी कहानी हमने पहले पढ़ ली थी, आधी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है ये कहानी। वो कह रही हैं, बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होंगी, पर उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर दबाकर कुछ छोटा कर दिया हो। कि बिंदा जो थी वो महादेवी वर्मा जी से थोड़ी बड़ी थी उम्र में, किंतु हाइट में यानी कद में वो छोटी थी और ऐसे लगता था कि वो जैसे किसी ने दबा कर छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चरम से मडे और बीढ़े की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो बिंदा थी उसकी वो इतना कुपोषण का शिकार हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ उसको खाना तक खाने के लिए नहीं देती थी कि उसकी जो हड्डियाँ थी अंदर से हरी हरी नसें वो शरीर से बाहर तक दिखती थी। और जो क्या हमेशा हर वक्त डरी डरी सी और परेशान सी रहती थी। अवसन्न का मीनिंग होता है बेटा उदास सी रहती थी हर पल। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, बल्कि उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अगर घर में कोई सी आवाज़ होती, आहट होता है हल्की सी आवाज़ का हो जाना, कि हल्की सी आहट होती, हल्की सी आवाज़ होती, तो बिंदा इतने विचित्र रूप से यानी कि इतने अजीब से तरीके से वो चौंक पड़ती, हैरान हो जाती कि पता नहीं क्या तूफ़ान आ गया हो जैसे। और पंडिताइन चाची जो उसकी सौतेली माँ थी, उसका आवाज़ सुनकर तो वो थरथरा कर काँप जाती और कहती उसका ये काँपना मेरे को ऐसे लगता था कि कोई अपनी माँ से इतना भी डरता है। तो कहते बिंदा मुझे ऐसे लगती थी जैसे एक पिंजरे में बंद एक चिड़िया हो। एक बार जब 2-3 तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा कि वह रही मेरी अम्मा, तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कहते जब एक बार हम दोनों खेल रहे थे तो रात के वक्त हम तारों को गिन रहे थे, तो गिनते हुए बिंदा ने क्या कहा कि एक तारे को देखकर कहा कि वह रही है मेरी अम्मा। तो जो महादेवी वर्मा थी वो अम्मा शब्द सुनकर वो हैरान हो उठी। वह सोचने लगी क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में। पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए। तब मैंने समझा जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज कर घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा होती है। कहते हैं जो इंसान एक बार मर जाता है वो क्या है, तारों का रूप बन जाता है, और जो उसकी जगह पर नया सजरा संवरा आता है वो क्या नई अम्मा जैसा होता है, जो रंग रूप से तो सुंदर होता है लेकिन जो उसका दिल है वो क्या उतना ही कठोर होता है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इसी से मैंने सोचकर कहा तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कह देती, फिर न वे नहीं रहेंगी और न ही डांटेंगी। तो महादेवी वर्मा हालांकि वो बालपन में थी तो वो जीवन और मृत्यु के भेद को भी नहीं समझने वाली थी, क्योंकि ये उनकी बाल सखी थी बिंदा, उसकी कहानी बताई जा रही है। वो कहती हैं कि नई अम्मा ही डांटती, क्योंकि जो बिंदा थी वो अपनी सौतेली माँ को नई अम्मा कहती थी, और जो उनकी रियल मदर थी जो मर चुकी थी उनको वो पुरानी अम्मा कहती थी। तो वो कहती थी कि अगर पुरानी अम्मा प्यार करती है तो आपकी मम्मा की शादी को तो बहुत टाइम हो चुका है, बहुत समय हो चुका है, तो आप नई अम्मा पुरानी अम्मा बनेगी। अगर तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा कह दोगी तो वो उतना ही प्यार करेगी तुम्हें।
नेक्स्ट है बेटा, वो कह रही है बिंदा को मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। कहते जब मैंने जो उसको विचार दिया था कि तुम नई अम्मा को नई अम्मा न बोलकर पुरानी अम्मा बोलो, तो वो कहती उसको मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने देख चुका था कि उसकी पुरानी अम्मा खुली पालकी, बेटा खुली पालकी यहाँ पर अर्थ ही से लिया हुआ है, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से अपनी आंखों से देखा है कि उसकी जो पुरानी अम्मा थी, उसकी जो माँ थी, खुली पालकी यानी कि अर्थी में जाकर शमशान घाट ले जा चुकी थी, और जो नई अम्मा थी वो बंद पालकी में यानी कि डोली में बैठकर आई हुई थी। तो नई अम्मा को पुरानी अम्मा कहना उसे सही नहीं लगा। नेक्स्ट बेटा, पर उसकी कथा से मेरा मन तो बहुत सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात मैंने अपनी माँ से अनुनयपूर्वक कहा, तुम कभी न तारा बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा तुम्हें बना देवे। तो वो महादेवी वर्मा इतना मतलब परेशान हो उठी, उन्हें खुद डर लगने लगा अपनी माँ के लिए। तो वो अपनी माँ को कहती है, अनुनयपूर्वक होता है बेटा विनती करना, रिक्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, जैसे उसको बोलते हैं कि भगवान तुम्हें कितना ही तुम्हें लालच दें कि तुम्हें इस आसमान का सबसे चमकीला तारा बनाऊंगा, फिर भी तुम कभी तारा न बनना। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ भी न बोल पाई कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी, फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। कहती इसके बाद माँ कुछ बोलती, माँ बस मेरे को देखकर हैरान ही हो गई, वो कुछ बोल ही न पाई, उनके जो शब्द थे वो ख़त्म हो चुके। और फिर अगर वो कुछ बोलने के बारे में सोच रही थी कि मैंने ही बोल दिया कि अगर तुम चली जाओगी बैठकर खुली पालकी में बैठकर चली जाओगी, यानी कि अर्थी में बैठकर तुम चली जाओगी, तो पंडिताइन चाची जैसी कोई नई अम्मा पालकी में बैठकर आएगी तो मुझे ढंग से खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने यही देखा था कि बिंदा की जो सौतेली माँ थी वो उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती थी और सारा दिन उसे काम करवाती थी। नेक्स्ट है बेटा, माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। कहते माँ ने आगे क्या कहा मुझे इतना तो याद नहीं, लेकिन उस रात उनकी धोती यानी कि उनकी जो साड़ी का पल्लू था वो मैं अपनी मुट्ठी में दबाकर सोई थी। मुझे डर था कि मुझे महादेवी वर्मा जी को डर था कि उनकी माँ कहीं चली न जाए, तारा न बन जाए। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे। पंडिताइन चाची के न्यायालय में मिलने वाले दंड के सभी स्वरूपों से मैं परिचित हो सकी थी कि बिंदा से गलती क्या होती थी ये तो आज तक मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन पंडिताइन चाची ने उसे क्या क्या कष्ट दे, क्या क्या दंड सुनाए, क्या क्या उसको तकलीफ़ें दी, वो सब मुझे अच्छे से याद है। गर्मी की दोपहर में जब बिंदा को अपनी आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा, चौके के खंभे पर दिन भर बंधा पाया और भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा के खटोले पर सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। कहते मैंने हजारों बार उसे देखा था कि बिंदा नंगे पांव सजा के तौर पर भरी दोपहर में खड़ी रहती थी, कड़ी धूप में, है ना। और कभी कभी तो जो पंडिताइन चाची थी उसे चौंके के साथ खंबे से बांध देती थी उसको रस्सी से, और कभी कभी क्या थी उसको खाना खाने के लिए नहीं मिलता था, और सजा के तौर पर क्या होता था उनका जो सौतेली माँ का जो बेटा था मोहन, उसको क्या थी पंखा झलती रहती थी उसको कहीं गर्मी ना लग जाए। उससे अपराध का नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। कहते पंडिताइन चाची का बाल खाने में चला गया था तो उसका दंड भी पंडिताइन चाची ने बिंदा को दिया, अभी तुमने ढंग से सब्जी नहीं डाली है ना। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी उसके स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखराकर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी, पर बिंदा मानो ऐसे बैठी रही कि सिर और बाल दोनों ही नई अम्मा के हों। कहते हैं कि पंडिताइन चाची उस पर इतने जुल्म करती थी, उसके बालों को नोच डालती थी, कैंची से काट डालती थी। कहते उसको देखकर सामने वाला भी रो पड़े, लेकिन जो बिंदा थी वो विरोध करने की उसमें हिम्मत ही न थी।
नेक्स्ट है बेटा, और एक दिन याद आता है कि चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, अवश्य पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खोलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख तो मैं तो हतबुद्धि सी हो गई। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने ज़ोर से धड़कते हुए हृदय को लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए और भी कुछ रहस्यपूर्वक हो चुका। उसे मैं अपने घर खींचकर लाई, अवश्य पर ऊपर न तो खंड में माँ के पास ले जा सकी, न छिपाने के लिए स्थान खोज सकी। इतने में दीवारें लांग कर आने वाली पंडिताइन चाची का उग्र स्वर से भय से मारी दिशाएं रुंध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी थी। कहते हैं एक बार जब बिंदा दूध को उबाल रही थी तो उसका ध्यान कहीं हल्का सा भटक गया, तो दूध का उफन गया और क्या कहते हैं वो उतारने की कोशिश करी थी और जल्दी जल्दी में गर्मी की वजह से वो जो है दूध उसके हाथों से गिर गया। कहते बजाय उसके कि उसको रोना चाहिए था कि खोलता हुआ दूध उसके हाथों पर लग गया, उसको दर्द से करहा जाना चाहिए था। वो उसको इस बात का नहीं डर रहा कि जो दूध है वो उसके हाथों पर लग गया, उसके छाले पड़ जाएंगे। वो इस बात से डर गई कि अब पंडिताइन चाची उसे क्या कहेगी। कहते ये सोचकर ही मैं परेशान हो उठी भी इसको डरना किस बात के लिए चाहिए और ये डर किस बात के लिए रही है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि वो बस मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि मैं उसे कहीं छुपा लूँ, किसे, पंडिताइन चाची से उसे कहीं छुपा लूँ। कहते मैं खींचकर उसे अपने अवश्य घर पे लेकर आना चाहती थी, लेकिन जो पंडिताइन चाची ने हमें आते हुए देख लिया उसका जो स्वर था, उनकी जो आवाज़ थी वो हमें हम घबरा गए उसकी आवाज़ को सुन के। हम कहाँ जाकर बैठ गए जहाँ पर गायें बांधी जाती। कहते वहाँ पर इतनी घास थी, चुभ रही थी, कोठरी में इतना अंधकार था। कहते बहुत मतलब वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही ख़राब था। फिर उसका दोनों हाथ ठंडे हाथों से मेरा हाथ ऐसे दबाए रखे मानो घास का चुभता हुआ रेशमी बिछौना बन गया। कहते मेरे को तो बहुत ज़्यादा परेशान सी हो रही थी मैं, किंतु उन्होंने मेरे को मतलब बिंदा की बात कर रही है, बिंदा ने मेरा हाथ इतने प्यार से पकड़ा कि मेरा जो डर था वो ख़त्म हो गया। मैं तो शायद सो गई थी, लेकिन जब घास निकालने के लिए आया हो गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा तो मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया। तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर मैं तो इतना जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न तो क्षमा का स्थान था और न अपील का अधिकार। कहते ये सब देखते हुए हमारी माँ ने हमें देख लिया, तो क्या मेरी माँ ने उसके पैरों में तिल का तेल लगाया, चूने का पानी लगाया और उसे क्या है किसी इंसान के साथ उसे उसके घर पे यानी कि बिंदा को बिंदा के घर पर ही भेज दिया। कहते उसके बाद पंडिताइन चाची ने क्या हाल किया ये बता भी नहीं सकती मैं, इतना कठिन है मुझे बताना कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना बुरा हाल उस औरत ने किया। नेक्स्ट है बेटा, फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। कुछ खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे मिल नहीं सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका तो एक दिन मैं दोपहर में सभी से आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खट में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। उसकी आंखें गड्ढे के जैसे धंस गई थी, मुख दोनों कानों से न भरकर न जाने कैसा हो गया था। बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी, मैली सी चादर के पीछे छिपा शरीर उसके बिछोने से भिन्न नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछोने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है मैं ये नहीं जानती थी। इसी के साथ उस अकेली बिंदा के पास पड़ी मैं चक्कर से चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नहीं अम्मा मोहन के साथ ऊपर रहती है और शायद चेचक के डर से।
सवेरे शाम बैरोनी आकर उसका काम कर जाती। इसमें कवियत्री कहना चाहती हैं महादेवी वर्मा जी, कहते उस वो जो हुआ था, घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद कई दिनों तक बिंदा को उन्होंने काम करते हुए नहीं देखा था। कहते हैं एक रुकिया थी, उनके घर पर आती थी, एक जो घर का थोड़ा बहुत काम भी कर देती थी। तो उसने पूछकर बोला कि वह क्यों नहीं दिखाई देती। जब महादेवी वर्मा जी ने पूछा तो उन्होंने बोला उनके घर पर महारानी आए। महारानी बेटा यहाँ पर चेचक की बीमारी को बोला गया। कहते उनके घर पर महारानी आए हैं, लेकिन जब महादेवी वर्मा तो छोटी थी, बच्ची थी, उसे पता नहीं था कि महारानी किसको कहा गया है। उन्होंने चेचक की बीमारी को कहा है। उन्होंने कहा कि क्या महारानी मुझसे नहीं मिल सकती, तो क्या वो अपनी हंसी छुपाने लगी। उन्होंने कहा नहीं, तुमसे नहीं मिल सकती। तो कहते हैं एक दिन वो आँख चुराकर, यानी कि सबसे किसी को पता न लगे, महादेवी वर्मा जी बिंदा से मिलने के लिए चली गई। तो वहाँ जाकर वो क्या देखती है कि एक मांची के ऊपर बिंदा पड़ी हुई है, उसकी आंखें अजीब सी हो गई हैं, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं इतने मैले हैं, बहुत ज़्यादा मैले हैं। और वो कहते हैं क्या कोई इंसान ऐसा बीमार हो सकता है जिसके सिर पर माँ का हाथ ना हो, जिसके बाबूजी यानी कि पिताजी क्या है वो सोचे ना हाय मेरी बेटी बीमार है, हाय बेटी बीमार है। ये ऐसे कैसे बीमारी है, बिंदा का क्या अस्तित्व है। कहते मैं बस चारों ओर देखती रह गई। कहती मैं पहले उससे कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही बिंदा ने इशारों में बताया कि माँ अब यानी कि जो नई अम्मा है वो नीचे नहीं आती, ऊपर ही रहती है, ऊपर के पोर्शन में। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका। मेरी इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंता हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने न जाने उससे क्या कहा, वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वे मुझे बाहर न निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से मैंने इधर उधर झाँक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम नहीं थी, परंतु वह विशेष अनुन्य विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुन्य विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध था। अतः खिड़की से झाँक कर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी। इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध होता है मैं जानती थी उसे। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और मुझे बुलाया तक नहीं। मैं अचिंत्य अपमान से आहत, मेरा मन सब गुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कहते हैं एक दिन जो उनके घर पर काम करती थी रुकिया, वो आई। उसने महादेवी वर्मा जी को कुछ कहा। तो महादेवी वर्मा जी की माँ थी जो वो रामायण का पाठ कर रही थी। रामायण का पाठ करते हुए उनकी आंखों में से पानी ही, मतलब वो रो रही थी रामायण का पाठ करते हुए, बार बार आंखों को वो पोंछ रही थी। कहते फिर उनका दिल नहीं लगा रामायण का पाठ करने में, और वो क्या कही, रामायण का पाठ बंद कर बाहर चली गई। कि कहाँ पर चली गई, बिंदा के घर पर। कहते उन्होंने बस इतना कहा कि बाहर नहीं निकलना, मुझे कुछ नहीं बताया। कहते मैं पूछना चाहती थी माँ से, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि माँ मुझे कुछ बताएगी। मैं रुकिया से पूछना चाहती थी, लेकिन जो रुकिया का जो स्वभाव था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो चाहती थी कि मेरी को चमचागिरी करे, अनुन्य विनय होता है बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने। खैर पर उसकी मिन्नतें करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो क्या मैं कुछ नहीं समझी, बस मैंने खिड़की से बाहर देख लिया और मुझे लगा इतने सारे लोग आए हुए हैं तो ज़रूर उसकी शादी हो रही होगी। कहते अच्छा उसकी शादी हो रही है तो मुझे बुलाया भी नहीं। तो कहते मैं भी सोचने लगी अपनी गुड़ियों को, जो उनके खिलौने वगैरह होते हैं, कि आगे से मेरे घर में कोई अच्छा काम होगा तो मैं भी बिंदा को नहीं बुलाऊंगी। कई दिन बाद जब बात बहुत पुरानी हो गई, जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के बारे में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। कहते जब इतना तो मुझे पता था कि शादी करने के बाद जो लड़की है वो ससुराल चली जाती है। कहते जब बहुत दिन हो गए मैं उदास हो गई बिंदा के बिना, तब मैंने माँ से पूछा कि माँ अब जो बिंदा है वो कभी ससुराल से घर पर नहीं आएगी। कहते तब माँ ने मुझे बताया कि वो तो अपनी माँ के पास आसमान में फिर से तारा बन गई है। उस दिन मैं अपने प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। कहते मुझे याद आया जब बिंदा कहती थी
कि वो सबसे बड़ा चमकीला तारा मेरी माँ है। कहती मैं उस चमकीले तारे को देखती थी और उसके आसपास के छोटे हुए तारे को देखती थी, सोचती थी कि ये तो बिंदा की माँ है, तो बिंदा भी इसके आसपास ही होगी। तो वो महादेवी वर्मा कहती क्या मैं सही सोचती थी। तब से कितना समय बीत चुका है, परंतु बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई, कभी न हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। कहते अब इतना समय बीत चुका है, फिर भी बिंदा और उसकी माँ अभी भी मेरी आँखों में, मेरी यादों में बसी हुई है, और वो कब तक बसी रहेगी ये बताना भी मुश्किल है। तो ये थी बेटा कहानी अपनी बिंदा की, जो एक लड़की के संघर्ष को बताती है कि सौतेली माँ जब आ जाती है तब क्या हालत होती है। थैंक यू वेरी मच।